मैं ब्रजेश कुमार बायोलॉजी लेक्चरर आप सभी का टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मैं अपने वीडियोस प्रतिदिन अपलोड करता हूं। यदि मेरे वीडियोस आप सभी को पसंद आ रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और उस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि इस समय हम सभी, हमारा पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया कोविड-19 जो एक वैश्विक महामारी है उसका सामना कर रही है, उससे लड़ रही है, उसको फेस कर रही है। और इसका अभी तक हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, ठीक है। इसलिए केवल इसका जो बचाव है वो उपाय ये है कि हमें घर में ही रहना है और सुरक्षित रहना है। स्टे होम, स्टे सेफ। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि घर में रहते हुए अपने जो हैंड वॉश हैं वो बार बार करते रहें। भले ही सैनिटाइजर हो या ना हो, कोई भी सामान्य जो सोप है, साबुन है, उससे हम आसानी से अपने हाथों को वॉश कर सकते हैं। तो हमें कम से कम हर समय इस बात का ध्यान रखना है कि अपने हैंड वॉश करते रहें। दूसरा, जो सामाजिक दूरी है उसका पूरी तरह से पालन करें और घर से बाहर ना निकलें। इसके लिए हमारे बहुत सारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उन्होंने बता भी रखा है, एक फॉर्मूला बता रखा है उन्होंने। सुमन का मतलब होता है हाथों को पहले सीधा, फिर उनको उल्टा, फिर मुट्ठी, फिर उसके बाद में अंगूठा और उसके बाद नेल्स, ठीक है ना, SUMAN। पहले उसको सीधे हाथों को वॉश करें, फिर उनको उल्टा हाथों को वॉश करें, फिर उसके बाद में मुट्ठी के रूप में उनको वॉश करें, और फिर इसके पश्चात जब मुट्ठी के रूप में वॉश हो जाते हैं फिर अंगूठे दोनों साइड से इनको वॉश करें, और इसके बाद में जो नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं, इनको वॉश करें, ठीक है। तो घर पर अच्छी तरह से हमें हैंड वॉश करते रहना है। साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि घर पर रहते हुए जो हमारा समय है उसका अधिक से अधिक हम सदुपयोग करें, उसको यूटिलाइज करें, हमारी पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो। इसके लिए हमारे टैगोर परिवार ने टैगोर ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए उपलब्ध करवाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी उसका पूरा लाभ ले रहे होंगे, ठीक है, और पूरा उसका अध्ययन कर पा रहे होंगे उसकी सहायता से, ठीक है। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आज मैं माल न्यूट्रिशन एवं न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स, अर्थात टुडे आई विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक माल न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स, जिसको हम कह रहे होते हैं कुपोषण एवं संबंधित रोग को स्टडी करेंगे। इसमें देखिए जो माल न्यूट्रिशन होता है या कुपोषण होता है, इसका अर्थ क्या होता है। कुपोषण का तात्पर्य होता है दोषपूर्ण भोजन, दोषपूर्ण पोषण या अपूर्ण पोषण, ठीक है। या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि कुपोषण को व्यक्ति की एक ऐसी शारीरिक अवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो या तो आहार के कारण होती है, जो किसी भी तरह से सभी पोषक पदार्थों की आपूर्ति नहीं कर पाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं किसी रोग के कारण ऐसे लोगों में अवशोषण उपापचय की अक्षमता हो जाती है, अर्थात उनमें अवशोषण पूरी तरह से नहीं हो पाता है। इस कारण से इनमें कुपोषण जैसी विकार या डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए कुपोषण को हम देखें यहाँ पर तो 4 पार्ट में हम पढ़ रहे होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं अगर आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ malnutrition are, then you can write as 4 types.
4 टाइप्स का मतलब क्या होगा, 4 प्रकार का। फर्स्ट इसमें आता है जिसको हम कह रहे होते हैं अंडर न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, अंडर न्यूट्रिशन। दूसरा ओवर न्यूट्रिशन। तीसरा या थर्ड जिसको हम इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन कह रहे होते हैं, इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, जिसको असंतुलित पोषण कह दिया जाता है। ठीक है, और दैट इज लास्ट 4 नंबर, इसको बोला जाता है स्पेसिफिक डेफिशिएंसी। इसको कह रहे होते हैं विशिष्ट न्यूनता। अंडर न्यूट्रिशन को हिंदी में बोला जाता है अल्पपोषण। क्या बोलते हैं, अल्पपोषण। और अल्पपोषण का मतलब होता है जब लंबे समय तक भोजन अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो या लंबे समय तक भोजन की उपलब्धता अपर्याप्त मात्रा में हो, तो यह क्या कहलाएगा, अंडर न्यूट्रिशन, या इसी को हम क्या कह रहे होते हैं, अल्पपोषण। ओवर न्यूट्रिशन में क्या बताएंगे, जब लंबे समय तक भोजन अत्यधिक मात्रा में उपभोग में लिया जाए तो यह अवस्था क्या कहला रही होती है, ओवर न्यूट्रिशन, या इसको कह रहे होते हैं अति पोषण। ठीक है, इसके पश्चात इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, जिसको असंतुलित पोषण कह रहे होते हैं, जब आहार में या भोजन में कोई पोषक तत्व का अनुपात ज्यादा होता है और कोई पोषक तत्व या किसी पोषक तत्व का अनुपात कम होता है, तब हम इसे असंतुलित पोषण या इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन कह देते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक डेफिशिएंसी का मतलब होता है विशिष्ट न्यूनता। जब आहार में या भोजन में किसी विशिष्ट पोषक की कमी हो जाती है या वह पूरी तरह से अनुपस्थित होता है, तो यह अवस्था क्या कहला रही होती है, स्पेसिफिक डेफिशिएंसी, अर्थात इसको हम कह रहे होते हैं विशिष्ट न्यूनता। ठीक है, अब देखिए ये चारों डेफिनेशन है, आसानी से आप बता सकते हैं। पहला मैंने क्या बताया था, जब लंबे समय तक भोजन की उपलब्धता अपर्याप्त मात्रा में होती है, अपर्याप्त मात्रा में होती है, तब इसी को क्या कहेंगे, अल्पपोषण कह देते हैं। अल्पपोषण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ओवर न्यूट्रिशन में मैंने क्या बताया था, जब लंबे समय तक भोजन अत्यधिक मात्रा में उपभोग किया जाता है। उपभोग का मतलब होता है कंज्यूम किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। तब इसी को क्या बोलेंगे, अति पोषण कह देते हैं।
अति पोषण कह देते हैं। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट मैंने बताया था आपको असंतुलित पोषण, या जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। यहां पर हम लिख सकते हैं जब आहार में, आहार मीन्स भोजन में, किसी पोषक का अनुपात अधिक एवं किसी पोषक का अनुपात कम होता है, तब इसे क्या कहेंगे, असंतुलित पोषण कह देते हैं। ठीक है, फोर्थ क्या है, स्पेसिफिक डेफिशिएंसी, विशिष्ट न्यूनता। इसमें क्या बोलेंगे, जब आहार में, आहार मीन्स भोजन में, किसी विशिष्ट पोषक की कमी या अनुपस्थिति होती है, तब यह या तब इसे क्या कहा जाएगा, विशिष्ट न्यूनता। विशिष्ट न्यूनता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर बिल्कुल सिंपल हो गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि कुपोषण किसे कहा जाता है, तो हमें क्या बताना पड़ेगा कि कुपोषण से तात्पर्य क्या होता है, दोषपूर्ण भोजन या अपूर्ण भोजन, या फिर मैंने दूसरे शब्दों में ये कहा था कि कुपोषण को व्यक्ति की एक ऐसी शारीरिक अवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जो या तो आहार के कारण होती है, जो संपूर्ण या सभी पदार्थ या पोषकों की आपूर्ति नहीं करता, या फिर किसी रोग के कारण अवशोषण उपापचय की अक्षमता हो जाती है, उसका भोजन का अवशोषण प्रॉपरली नहीं हो पाता, इसलिए कौन सा रोग हो जाता है, कौन सी कंडीशन क्रिएट हो जाती है, माल न्यूट्रिशन, जिसे हम कुपोषण कह सकते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है, जिसे कुपोषण कहा जाता है। अब देखिए मैंने कहा था कि कुपोषण कितने प्रकार का होगा, तो मैंने बताया था आपको ये 4 प्रकार का होता है, जिसमें एक अल्प पोषण होता है, दूसरा अति पोषण होता है, तीसरा असंतुलित पोषण होता है, और चौथा विशिष्ट न्यूनता। ठीक है, चारों को मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। इसके पश्चात देखिए आगे हम ये कह सकते हैं कि कुपोषण के कारण व्यक्ति कमजोर हो जाता है, कुपोषण के कारण व्यक्ति रोगी हो जाता है, और इसी कारण से अगर हम पूरे वर्ल्ड का कुपोषण का अगर अनुपात देखें तो लगभग 30 करोड़ लोग पूरे विश्व में कुपोषण से पीड़ित हैं। कितने करोड़ लोग, 30 करोड़ लोग किससे पीड़ित हैं, कुपोषण से। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। तो कुपोषण का मतलब क्या है, कुपोषण का अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति को कमजोर करेगा, व्यक्ति को रोगग्रस्त बनाएगा। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर ये कुपोषण बच्चों में हो जाता है तो बच्चों में ग्रोथ नहीं होती है और उनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, अर्थात कुपोषण के कारण बच्चों का मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, या फिर हम कह सकते हैं उनकी वृद्धि या ग्रोथ भी नहीं होती है। ठीक है,
क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट आपने पढ़ा होगा, आजकल आप सुनते भी होंगे बहुत ज्यादा, एक नाम आता है WHO का। आजकल डेली आपने देखा होगा WHO के कोई न कोई स्टेटमेंट आते रहते हैं, और हम जो आज के दिन कोविड-19 से सामना कर रहे हैं या लड़ रहे हैं, वो सारी की सारी गाइडलाइन हमें कहां से मिलती है? WHO से मिलती है, ठीक है ना। कोविड-19 का मतलब है कि ये सन 2019 में पहला केस रिपोर्ट हुआ था चाइना के अंदर, और को का मतलब है कोरोना, बी का मतलब होता है वायरस, डी का मतलब होता है डिजीज, इसलिए इसको कोविड-19 कहा गया है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर बताया गया है कि जो WHO है, WHO के अनुसार पोषण से संबंधित पांच रोगों की पहचान की गई है, जो निम्नलिखित हैं, ठीक है। अब देखिए WHO का मतलब क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहे होते हैं, इन्होंने पोषण से संबंधित कितने रोगों की पहचान की है? 5 रोगों की पहचान की है, जिसमें एक जो पहला रोग इन्होंने बता रखा है उसको यह प्रोटीन की कमी के कारण होता है। क्वाशियोकोर रोग किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हो यह रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जीरोथेल्मिया। ये आंखों में पाया जाने वाला रोग है। आंखों के अंदर ड्राइनेस हो जाती है, आंखें शुष्क हो जाती हैं, ठीक है, और ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। यह रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ठीक है। किसकी कमी के कारण? विटामिन ए की कमी के कारण। हालांकि और भी बहुत सारे रोग हैं, जैसे आप रतौंधी की बात कर रहे होते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, वो भी विटामिन ए की कमी के कारण होती है, लेकिन उसमें रात्रि के समय दिखाई नहीं देता। और इसमें क्या होता है, आंखों के अंदर शुष्क एकदम से ड्राइनेस हो जाती है, इचिंग होती है आंखों में, ठीक है। इसको कहा जा रहा होता है जीरोथेल्मिया। इसके बाद आता है मैरास्मस। ये रोग भी क्वाशियोकोर की तरह ही है, इसे सूखा रोग भी कहते हैं। कौन सा रोग भी कहते हैं, ठीक है। अर्थात ये सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है, और यह भी प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी के कारण होता है। कैलोरी का मतलब यहां पर ऊर्जा से की कमी के कारण होता है, ठीक है। इसके पश्चात आता है गलगंड, जिसको हम गॉइटर कहते हैं, घेंगा रोग। गले में आपने देखा होगा सूजन आ जाती है, गला लटक जाता है, ठीक है। और इसको हम घेंगा रोग भी कह रहे होते हैं, गलगंड भी कह रहे होते हैं, गॉइटर भी कह रहे होते हैं। और ये किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण, ठीक है ना। यह रोग किसकी कमी के कारण होता है?
आयोडीन की कमी के कारण होता है, के कारण होता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट जिसको हम कह रहे होते हैं एनीमिया, या इसको रक्ताल्पता भी कह दिया जाता है, या दूसरा नाम इसका होता है रुधिर क्षीणता। क्या होता है? रुधिर क्षीणता। यह रोग किसके कारण होता है? आयरन की कमी के कारण। यह रोग लोहे की कमी के कारण होता है, के कारण होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये ध्यान रखने की जरूरत है कि यदि आपसे पूछा जाता है कि माल न्यूट्रिशन या कुपोषण कितने प्रकार का होता है, तो वहां पर आप 4 प्रकार बताइए। और अगर ये पूछा जाता है कि WHO के अनुसार पोषण से संबंधित कितने रोगों की पहचान की गई है या कितने रोग बताए गए हैं, तब हमें क्वाशियोकोर, जीरोप्थैल्मिया, मैरास्मस, गलगन और क्या बताना होगा? रक्ताल्पता बताना होगा। कई बार इसको मिक्सअप कर देते हैं बच्चे। पूछा जाता है कुपोषण के प्रकार बताइए, और उस कुपोषण के प्रकार में वो बता किसके देते हैं? WHO के अनुसार जो पोषण के से संबंधित जो 5 रोगों के प्रकार बताए गए हैं। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर ये ध्यान में रखना होगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि WHO के अनुसार पोषण से संबंधित 5 रोगों के नाम बताएं, तब तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, और जब ये पूछा जाता है कि कुपोषण के प्रकार बताइए, तो उसमें आपको अल्प पोषण बताना होगा, अति पोषण बताना होगा, असंतुलित पोषण बताना होगा और विशिष्ट न्यूनता बताना होगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया दोनों चीजें। अब देखिए इसके पश्चात इसको इरेज कर देते हैं, और इसके आगे फिर एक और टाइप आता है, और वो भी रोगों से ही संबंधित है। उसमें हम बता रहे होते हैं सभी पोषक तत्वों के बारे में। अर्थात उसमें हम क्या कह रहे होते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स, कोमा फैट, कोमा प्रोटीन एवं खनिज या विटामिन की न्यूनता या अल्पता से निम्न रोग हो जाते हैं। निम्न रोग हो जाते हैं। ठीक है, ये किसके आधार पर बताया गया है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और या तो खनिज बता दीजिए या फिर विटामिन बता दीजिए। ठीक है, अब इसमें देखिए पहला जो रोग है उसको हम नाम दे रहे होते हैं, पहला रोग है इसको नाम दे रहे होते हैं प्रोटीन ऊर्जा आहार्य अपूर्णता। अपूर्णता। ठीक है, इसको यदि आप चाहो तो कह सकते हो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके बाद इसमें सेकंड पॉइंट या सेकंड जो डिजीज है, रोग है, उसको कहा जाता है खनिज न्यूनता रोग। खनिज न्यूनता रोग।
ठीक है। और तीसरा जो यहाँ पर डिजीज होती है उसका नाम होता है विटामिन न्यूनता रोग। विटामिन न्यूनता रोग। कितने प्रकार हो गए यहाँ पर? 3 प्रकार हो गए। ये तीनों प्रकार किस आधार पर दिए गए हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एवं मिनरल्स या विटामिन की कमी के आधार पर। अगर भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? खनिज की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? विटामिन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? ठीक है। प्रोटीन ऊर्जा आहारीय अपूर्णता का मतलब होता है प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन की कमी से यहाँ पर 2 तरह के रोग होते हैं। एक होता है क्वाशी-ओर-कोर और दूसरा मैंने बताया था सूखा रोग, जिसको मैरास्मस कह देते हैं। ये दोनों रोग बेसिकली भोजन में प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ जब भोजन में खनिज की कमी हो जाए, किसकी? खनिज की, तब कौन सा रोग होता है? तब यहां पर हम कह रहे होते हैं कैल्शियम की कमी के कारण अस्थि छिद्रता रोग हो जाता है। रोग हो जाता है। ठीक है। इसको कह रहे होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। जो हड्डियां होती हैं उनमें कैल्शियम खनिज की कमी होने से क्या होता है? बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं और उन छिद्र के कारण हड्डियां कमजोर और कैसी हो जाती हैं? एकदम से छत विछत हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाती हैं। इसी रोग को हम क्या नाम दे रहे होते हैं? अस्थि छिद्रता कह रहे होते हैं। ठीक है। या इसी को हम कह रहे होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अब देखिए विटामिन न्यूनता रोग। विटामिन न्यूनता रोग का मतलब क्या होगा? विटामिन की कमी के कारण। विटामिन की कमी के कारण बहुत सारे रोग हो जाते हैं। जैसे एक मैंने नाम दे दिया रतौंधी, दूसरा नाम दे दिया स्कर्वी, तीसरा नाम दे दिया रिकेट्स और चौथा नाम दे दिया बेरी। ये किसकी कमी से होते हैं? विटामिन की कमी के। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रतौंधी हो जाती है, जिसमें रात्रि के समय दिखाई नहीं देता। विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है और धीरे धीरे दांत कमजोर होते हुए मसूड़ों से निकल जाते हैं। मसूड़ों से ब्लड तक आना शुरू हो जाता है और उस ब्लड में स्मेल भी होती है। रिकेट्स में हड्डियां कमजोर होती हैं और साथ में ये जो बेरी है ये अपने पूरे के पूरे न्यूट्रिशन सिस्टम को भी प्रभावित कर रहा होता है। ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विटामिन की न्यूनता से ये सारे रोग हो जाते हैं। तो ये तीनों रोगों का जो कैटेगरी है ये भोजन में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, खनिज या विटामिन की कमी के कारण है। ठीक है ना। अब देखिए इसके पश्चात हम बता रहे होते हैं इसमें ये दोनों जो PEM, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी से, वसा की कमी से और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होते हैं। ये रोग अधिकतर 1 से 5 वर्ष के बच्चों को प्रभावित करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, क्वाशी-ओर-कोर और तथा मैरास्मस। ये रोग अधिकतर अफ्रीकी देशों के बच्चों में पाए जाते हैं, जहां पर माताओं के द्वारा बच्चों को जल्दी ही स्तनपान कराना बंद कर दिया जाता है और साथ में उनको जो आहार दिया जाता है वो भी प्रोटीन न्यूनता वाला होता है। इसलिए उन बच्चों में अधिकतर ये रोग देखने को मिलते हैं। साथ में ही हम ये भी कह रहे होते हैं कि अधिकतर इन देशों में जो आहार होता है उसमें मक्का प्रमुख होती है। कौन सा आहार? मक्का प्रमुख होती है और मक्का में एक अति आवश्यक
एमिनो एसिड होता है जिसे हम कहते हैं ट्रिप्टोफैन, वो वहां की मक्का के अंदर नहीं होता, इसलिए शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण या निर्माण नहीं होता है और क्या हो जाता है, फिर प्रोटीन नहीं बनती है शरीर में, ठीक है ना। इसलिए प्रोटीन की कमी से ये सारे रोग हो जाते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, इसको और आगे बढ़ा देते हैं। इसमें अभी मैंने बताया था पीईएम में किसको शामिल किया जाएगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। और ये मैंने बताया था कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला यहां पर होता है क्वासी और कोर, ठीक है। यह रोग किसकी कमी के कारण होगा, यह है प्रोटीन की कमी के कारण होता है, ठीक है, जिसके द्वारा या जिसमें 1 से 3 वर्ष की आयु वाले बच्चे प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। जो 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो भार प्रतिदिन से भी कम प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। जिन्हें प्रोटीन उनके वजन के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो भार से भी कम प्राप्त हो रही होती है, इसलिए उनमें ये रोग हो जाता है। कौन सा, क्वासी और कोर, ठीक है। अर्थात ये बच्चे ऐसे रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। अब देखिए इस रोग के जो लक्षण होते हैं वो कौन से होते हैं, 4 इसमें होते हैं लक्षण। पहला, वजन कम होना, दूसरा बच्चे का इरिटेट हो जाना, चिड़चिड़ापन, और अरुचि होना, बच्चे में किसी तरह की कोई रुचि नहीं रहती, ठीक है। ये जो सिम्टम है, कैरेक्टर है, ये किसको बता रहा होता है, क्वासी और कोर के लक्षण को या रोग को, ठीक है। दूसरा, त्वचा का मतलब होता है स्किन काली एवं रफ हो जाती है, खुरदरी होकर फटने लगती है, ठीक है ना। क्या होती है, त्वचा काली हो जाती है, फिर रफ हो जाती है और फिर फटने लगती है, उसमें रिंकलेस जैसी आना शुरू हो जाती है। थर्ड पॉइंट, ऐसे बच्चों के शरीर में सूजन स्वेलिंग आ जाती है तथा बच्चों का जो पेट होता है, बेली, बाहर निकल जाती है या बाहर निकल आती है
ठीक है, बच्चों का जो पेट होता है वो बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट जो इसमें सिम्टम आता है वो होता है बाल पतले, कम एवं लाल या सफेद हो जाते हैं। ये भी सिम्टम किसका होता है? क्वासी और कोर का। किसका सिम्टम होगा? क्वासी और कोर का सिम्टम होता है। तो जब भी कई बार पूछा जाता है कि क्वासी और कोर रोग क्या है, तो अपने को क्या बताना पड़ेगा? प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला, 1 से 3 वर्ष के बच्चों को प्रभावित करता है, जो 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो भार प्रतिदिन से भी कम प्राप्त करते हैं, वे बच्चे इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं और उन बच्चों में ये सारे सिम्टम्स या लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड, इसमें दूसरा मैंने कौन सा बताया था? मैरास्मस। मैरास्मस भी क्या है? प्रोटीन की कमी के कारण होता है, जिसे हम सूखा रोग भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सूखा रोग, मैरास्मस। ठीक है, अब इस मैरास्मस में अपने को क्या बताना है? मैरास्मस या दूसरा नाम क्या बताया था? सूखा रोग। ठीक है, यह जो रोग होता है ये अधिकतर 1 वर्ष की आयु वाले बच्चों में या 1 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में होता है। किसके कारण? बताओ, यह रोग भी किसके कारण होगा? प्रोटीन की कमी के कारण होगा। किसके कारण? प्रोटीन की कमी के कारण होगा, जिसमें हम कह रहे होते हैं यह रोग भी कार्बोहाइड्रेट कोमा प्रोटीन्स एवं वसा की कमी के कारण होता है। कमी के कारण होता है तथा इस रोग से एक वर्ष की 1 वर्ष से कम आयु वाले प्रभावित होते हैं या ग्रसित होते हैं। प्रभावित होते हैं या ग्रसित होते हैं। ठीक है, अब देखिए इस रोग के भी लक्षण क्या क्या होते हैं ये अपने को बताना है। इसमें पहला जो लक्षण आता है उसमें हम कह रहे होते हैं वजन अत्यधिक कम हो जाता है। अत्यधिक कम हो जाता है। ठीक है, अत्यधिक कम का मतलब क्या होता है? जो बच्चे की आयु के सामान्य वजन के तुलना में हम देखें तो 60% वजन कम हो जाता है। इसलिए ये माना जाता है कि वजन एकदम से बहुत ज्यादा कम हो जाता है और बच्चा बहुत ही कमजोर दिखाई देने लगता है। ठीक है, सेकंड, मुरझाया हुआ कोमा सूखा एवं झुर्रीदार चेहरा तथा आंखें
धंसी हुई दिखाई देती हैं, धंसी हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, अर्थात जो चेहरा होता है वो कैसा होता है, एकदम से फेड अप हो जाता है, बिल्कुल ड्राई सूखा दिखाई दे रहा होता है, चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियां दिखाई दे रही होती हैं और आंखें अंदर धंसी हुई दिखाई दे रही होती है। ऐसा लगता है कि आंखें अंदर बिल्कुल धंसी हुई है। ठीक है, अगर आपने कभी जो ये मंकीज होते हैं, बंदर होते हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे, जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, उनका चेहरा आप देखना एकदम से ऐसा लगता है सूखा है और साथ में देखेंगे बिल्कुल झुर्री सी पड़ी होती है और आंखें आप देखोगे अंदर बैठी हुई होती है। तो एकदम से परफेक्ट हम ये एग्जाम्पल मान सकते हैं, अर्थात बच्चे का जो चेहरा होता है बिल्कुल वैसा का वैसा ही दिखाई देना शुरू कर देता है, इसीलिए हम इसको सूखा रोग दूसरा नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए यहां पर पेशियां पतली हो जाती हैं, ठीक है, हाथ या भुजाएं कह सकते हो, भुजाएं एवं टांगें भी पतली हो जाती हैं। ठीक है, कैसी हो जाती है, पतली हो जाती है। और अगर आप देखोगे तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनमें पसली भी बाहर से दिखाई दे रही होती है एवं पसलियां रिब्स बाहर से दिखाई देती हैं, बाहर से दिखाई देती हैं। ठीक है ना, अर्थात बच्चा इतना कमजोर हो जाता है कि उसके जो हाथ होते हैं, पैर होते हैं, बिल्कुल पतले हो जाते हैं और जब पतले हो जाते हैं तो एक तरह से कंकाल बन जाता है, स्केलेटन बन जाता है, कंकाल की तरह दिखाई दे रहा होता है, हड्डियां दिखाई दे रही होती है। इसलिए हम कह रहे होते हैं कि जो रिब्स हैं या पसलियां हैं वो भी बाहर से दिखाई देना प्रारंभ हो जाती हैं, बहुत बच्चा कमजोर या वीक दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि इनमें सूजन नहीं आती, सूजन नहीं आती है तथा बाल अप्रभावित रहते हैं, बालों पर कोई अंतर नहीं पड़ता, तथा बाल अप्रभावित रहते हैं, बालों पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, ये जो कैरेक्टर हैं ये कौन से रोग के होते हैं, सूखा रोग के होते हैं, जिसे हम क्या कह रहे होते हैं, मैरास्मस रोग कह रहे होते हैं, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, सूखा रोग होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर पीईएम अगर पूछा जाता है, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, तो मैंने बताया था इसमें दो तरह के रोग आएंगे, एक तो क्वाशिओरकोर आता है और दूसरा मैरास्मस। क्वाशिओरकोर में 1 से 3 वर्ष के बच्चे प्रभावित होते हैं और यहाँ पर 1 वर्ष से आयु वाले, कम आयु वाले बच्चे प्रभावित होते हैं। वहां पर भी मैंने आपको 4 सिम्टम बताए थे, यहाँ पर भी कितने सिम्टम बता रखे हैं, 4 सिम्टम बता रखे हैं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों प्रकार के जो रोग हैं, अगर हम आहार में प्रोटीन को बढ़ा दें, आहार में प्रोटीन की भरपूर मात्रा रख दें, तो इन रोगों का उपचार हो जाता है, मेडिसिन की आवश्यकता नहीं होती। और यदि लगातार ऐसे लोगों के या बच्चों के आहार में प्रोटीन की कमी बनी रहती है तो ये रोग बहुत ही घातक हो जाते हैं। घातक का मतलब है कि उन बच्चों के लिए लीथल हो जाते हैं, अर्थात उन बच्चों की उसमें डेथ भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए ये कहा जाता है कि आहार में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होना चाहिए। ठीक है ना,
अब देखिए नेक्स्ट, ये आपका कंप्लीट होने जा रहा है। इसमें एक पॉइंट और बचा हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूं। आगे देखिए, हम ये कह रहे होते हैं कि जो विकसित देश होते हैं उनमें देखिए अधिक पोषण से अनेकों विकसित देशों में अनेक सामान्य रोग होते हैं। सामान्य रोग होते हैं। जैसे आप चाहो तो विकसित देशों में हम नाम किसका लेना चाहेंगे? यूरोप का ले सकते हैं, अमेरिका का ले सकते हैं, ठीक है। इन देशों में अधिक पोषण से अनेक ऐसे रोग हो जाते हैं जिन्हें सामान्य रोगों की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे मोटापा को हम बोलते हैं ओबेसिटी। ये रोग इन देशों में सामान्य रोगों की श्रेणी में आ जाते हैं। अब आप कहेंगे मोटापा कैसे होता है? मोटापा के लिए यहाँ पर ये बताया जाता है कि जो उपयोग में ली जाने वाली ऊर्जा की मात्रा होती है वह यदि अधिक पोषण से या अधिक ऊर्जा से लेने पर कम रहती है, अर्थात हमारा कंजप्शन तो कम है, हम अधिक पोषण प्राप्त करें, ऊर्जा अधिक मात्रा में ग्रहण कर रहे होते हैं, और ऊर्जा का जो कंजप्शन है या उसको उपयोग में लेने की बात है वो कम है, तो ऊर्जा ग्रहण की जा रही है वो तो अधिक मात्रा में, और कंज्यूम की जा रही है, उपयोग में ली जा रही है वो कम मात्रा में। इस कारण से ऐसे लोगों में सामान्य से 20% वजन अधिक हो जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो उपयोग में ली जाने वाली ऊर्जा की मात्रा की तुलना में वहां पर ग्रहण की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है, जिससे शरीर का वजन कितने प्रतिशत और बढ़ जाता है? 20% और बढ़ जाता है। इसी को हम क्या कह रहे होते हैं? मोटापा कह रहे होते हैं। और मोटापा के कारण मुख्य रूप से जो सबसे बड़ा खतरा रहता है वो एक तो रहता है डायबिटीज का, जिसको हम शुगर की बीमारी या मधुमेह या डायबिटीज कह रहे होते हैं। दूसरा हाइपरटेंशन, जिसको उच्च रक्तचाप कहा जाता है, जिसे ब्लड प्रेशर कह देते हैं। और तीसरी जो सबसे खतरनाक बीमारी होती है वो हार्ट से संबंधित होती है, अर्थात हृदय से संबंधित रोग हो जाते हैं। किससे संबंधित? हृदय से संबंधित रोग हो जाते हैं, ठीक है ना। सामान्य देखने में तो मोटापा सामान्य रोग के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ये वेट आपका सामान्य से 20% अधिक हो जाता है तो इस तरह की बीमारियों की होने की संभावना बहुत अधिक बनी रहती है। इसलिए ये कहा जाता है कि मोटापे को यदि कम करना है तो इसमें एक तो मॉर्निंग वॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा आपके भोजन पर नियंत्रण होना चाहिए, बैलेंस डाइट हो, और तीसरा जिसमें एक्सरसाइज या योगा बहुत आवश्यक होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए बच्चों, ये आपका जो चैप्टर था कंप्लीट हो गया। इट इज ऑल अबाउट। अब इसके बाद में इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपसे पूछूंगा, पेपर बना के आपको दूंगा, उसके आंसर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है, ठीक है। ओके।